Hello students, I hope you all are doing well. Now we are starting with the subject sectoral aspects of Indian economy, right? Or you can say Indian economy with the chapter inflation, right? Class, I would be discussing the common topics that are covered in this chapter or in your syllabus. पर हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी में डेटा लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई भी जो डेटा है वो आपके आई क्लाउड पर अपडेटेड डेटा इज़ पोस्टेड बाय मी. काइंडली गो थ्रू इट एंड योर बुक्स एज वेल. बुक्स में भी डेटा है और मैंने आपको जो डेटा है वो आपके आई क्लाउड पर भी गिवन है, राइट. सो राइट, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है, राइट. क्लास, इन्फ्लेशन कोई एक ऐसी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, राइट. कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, राइट. कभी भी जब प्राइस राइज होता है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशनरी प्राइस कहते हैं, राइट. लाइक इफ आई टॉक अबाउट अ बास्केट ऑफ गुड्स, राइट. एक बास्केट ऑफ गुड्स है. 5 साल पहले वो बास्केट ऑफ गुड्स 100 रुपये में आता था, राइट. इसमें कुछ भी हो सकता है, राइस, वीट और एनीथिंग, राइट. आज सेम बास्केट ऑफ गुड्स, क्वांटिटी राइज नहीं हुई है, क्वांटिटी इज सेम. वो मुझे जो 100 रुपये 5 साल पहले मिलते थे, 100 रुपये देने पर वही बास्केट ऑफ गुड्स आज मुझे 200 रुपये देने पर मिल रहे हैं, राइट. सो डिफरेंस क्या हुआ? जो डिफरेंस है प्राइस राइज का उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. So inflation is an economic condition. It is not a terminology. It does not have a definition. It is just an economic condition, right? So अगर हम देखें inflation का हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? Inflation is an economic condition where prices of all goods and services rise. Of all the goods and services means economy में गुड्स एंड सर्विसेज हर एक गुड का, हर एक सर्विस का प्राइस राइज हो रहा है. एंड दैट राइज इन प्राइस इज कॉन्टिन्यूस, मीन्स एवरी ईयर एनुअली प्राइस राइज हो रहे हैं, राइट. अगर पिछले साल 25 रुपये किलो चावल मिल रहे थे तो इस साल 30 रुपये किलो हो गए हैं, राइट. मीन्स द राइज इन प्राइस इज टोटली कॉन्टिन्यूस. अब क्लास, हमने कहा कि एक इकोनॉमिक कंडीशन है इन्फ्लेशन, जिससे प्राइजेस राइज हो रहे हैं इकोनॉमी के सारे गुड्स के, सारे सर्विसेज के. अब इसका कुछ काउंटर इफेक्ट भी तो होगा. सो इसका काउंटर इफेक्ट किस पर होता है? इसका काउंटर इफेक्ट हमारे पैसों पर होता है, मनी पर होता है. सो जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जितना प्राइस बढ़ता है, उतना ही हमारा क्या कम हो जाता है? इट लीड्स टू अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी. नाउ व्हाट इज परचेजिंग पावर? आपने +1 में भी पढ़ा होगा, +2 में भी पढ़ा होगा. अगर हम देखें कि एक 50 रुपये का नोट है, दिस इज द 50 रुपी नोट. आई एम सेइंग कि 1 किलो मैं चावल ले सकती थी, 1 kg राइस आई कुड बाय दिस 50 रुपी नोट 5 साल पहले, राइट. मतलब 1 किलो चावल खरीदने की इस नोट की पावर थी. ये नोट किसी के भी पास होता तो वो कोई भी चीज़ जिसके अंडर ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते थे वो ये परचेज कर सकता था. बट इफ आई टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो, इस 50 रुपी नोट की पावर कम हो गई है, परचेज करने की पावर कम हो गई है. मुझे इस 50 के साथ +20 का नोट देना पड़ता है टू स्टेबलाइज द पावर, टू ऐड द पावर सो दैट आई कुड बाय दैट 1 kg राइस. मतलब क्या है? मुझे कुछ पावर ऐड करनी पड़ रही है इस 50 रुपये के नोट में, राइट. सो दैट इज नोन एज परचेजिंग पावर. सो इन्फ्लेशन का, जितना इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी उतना हमारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होती जाएगी, राइट. नाउ, so class, if we talk generally, inflation is an economic condition in which price of all the goods and services in an economy rise, and that rise is continuous and which has a repercussion on our money. It leads to a fall in the purchasing power of the money, right. I think I'm clear with the meaning. Now moving on to next is types of inflation. Inflation भाई होते कितनी तरह की है? क्लास, इन्फ्लेशन का मतलब तो एक ही है कि प्राइस हर साल राइज होते जाएंगे, राइट. और अगर हम देखें प्राइस राइज होने से क्या काउंटर इफेक्ट्स हैं कि सब चीज़ें महंगी मिलती हैं. बट इन्फ्लेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, राइट.
सो हम फर्स्ट देखते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्लास क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है स्लो इन्फ्लेशन, मीन्स जिसमें एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज 2 to 3%, इट इज ओके, राइट। क्रीपिंग इन्फ्लेशन है अगर हमारी इकोनॉमी में, तो दैट इज नोन एज स्लो इन्फ्लेशन एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, मीन्स एनुअल ग्रोथ रेट इज बिटवीन 2% to 3%, राइट। नेक्स्ट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग मीन्स फास्ट इन्फ्लेशन, राइट, in which the annual growth rate of all the goods and services price rises 8 to 10%. 8 से 10% हर साल प्राइस राइज हो ही जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट अपने मेजर्स लगा रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज मेजर्स लगा रही है, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स लगा रही है, तब भी ये इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, कम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट बिकम्स हेल्पलेस इन दिस, मीन्स 10% और मोर। जहां पर 10% और मोर का कैपिंग हो जाएगा, दैट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, राइट। देन देयर इज ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन मीन्स गवर्नमेंट यहां पर कुछ कर ही नहीं सकती, गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प। वाई गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प? बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन होती है ये फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से होती है। मतलब कि नेचुरली ही किसी प्रोडक्ट की क्या है, सप्लाई कम है और डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है हर साल, राइट। सो इसी वजह से क्या होता है, ये ओपन इन्फ्लेशन होती है, द फोर्सेस ऑफ डिमांड। क्योंकि ऐसे तो हर कोई इसको डिमांड कर ही जाएगा, बट सप्लाई इज मिनिमम, राइट। सप्लाई उसका कम है, लेस है, नेचुरली कम है, तो इसको क्या कहते हैं, ओपन इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प अंडर दिस। Then is suppressed inflation. Suppressed inflation means controlled inflation. ये वो इन्फ्लेशन है जब गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी मेजर्स लगाए और उन पॉलिसी मेजर से क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो थी वो कंट्रोल हो गई। और फिर हमारी इकोनॉमी में कौन सी इन्फ्लेशन चलती है, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, मीन्स कंट्रोल्ड सिनेरियोज, राइट। सो वी यूज वेरियस मॉनेटरी पॉलिसीज मेजर्स। अगर हम देखें तो 3-3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसीज आती रहती हैं। तो वो किस लिए आती हैं, आरबीआई क्यों निकालता रहता है, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन को कर्ब करना होता है, राइट। एंड द लास्ट इज स्टैगफ्लेशन, राइट। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, मीन्स स्टेगनेंट, फर्स्ट वर्ड इज स्टेगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। अब प्लस ऐसी इन्फ्लेशन होने के ये 3 कंडीशंस होने चाहिए। एक तो दैट नॉर्मल कंडीशन दैट देयर शुड बी अ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस, प्राइजेस बढ़ते ही जाने चाहिए, राइट। टू एड टू दिस मीन्स टू मेक द कंडीशंस मोर वर्स, देयर वुड बी नो जॉब्स। मतलब क्या, 2015 में भी उतनी कंपनीज थी, 2020 में भी उतनी ही कंपनीज हैं। 2015 में भी उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, 2020 में भी उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2015 से लेके 2020 तक कोई भी नई जॉब वैकेंसी नहीं निकली ऑल ओवर द इकोनॉमी, मीन्स देयर आर नो जॉब्स। या तो जॉब्स निकली नहीं, या तो जो ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो उन वैकेंसीज को फिल नहीं करना चाहते, राइट। एंड इस कंडीशन को और भी वर्स बनाने के लिए थर्ड पॉइंट इज नो कंज्यूमर फॉर द प्रोड्यूस्ड गुड्स, कि जो बिजनेसमैन बना भी रहा है उनके पास ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, कंज्यूमर्स उन चीज़ों को परचेज करने के लिए आ ही नहीं रहे। मीन्स क्या है, जो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हो गया। अब देखो, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, वो जॉब्स नहीं निकाल रहे, तो राइज इन प्राइस भी अपने हिसाब से चली जा रहा है। मतलब दिस इज अ स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन एंड ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी होती है। ये तब कोई भी इकोनॉमी क्या डिक्लेयर हो जाएगी, इन रिसेशन, राइट। दिस इज अ कंडीशन ऑफ रिसेशन, जब ये तीनों ऐड में होते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द केसेस ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे हो सकता है, राइट। सो द फर्स्ट point is demand pull inflation. So class, what is demand pull inflation? As the name suggests कि demand rise हुआ, so demand के rise से inflation हुआ है, right? If we go by the definition or by the terminology, when there is an excess demand of goods and services and the supply is less, demand is continuously rising and the supply is not rising at all, so वो
कौन सी इन्फ्लेशन हो जाएगी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। मतलब क्या है, हमारा जो डिमांड इंक्रीज हुई जा रही है, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही, सो दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके कुछ कॉजेज होते हैं जब ये राइज करती है, राइट। सो द फर्स्ट कॉज इज ग्रोथ इन ब्लैक मनी, राइट। अब क्लास हम ब्लैक मनी किसको कहते हैं? हम ब्लैक मनी वो मनी कहते हैं जो हम अपनी खुद की पर्सनल लग्जरीज बाय करने के लिए साइड पर रख देते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड और द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव टैक्स ऑन दिस, राइट। हमने गवर्नमेंट को थ्रू वाइट चैनल्स पैसे नहीं दिए, हमने कहा वी वुड बी बाइंग सम प्रॉपर्टी और सम काइंड ऑफ एन एसेट विद दिस, राइट। मतलब क्या है, जब ब्लैक मनी इकोनॉमी में नहीं थी तब फॉर एग्जाम्पल ए प्रोडक्ट था, उसका 1 यूनिट ही बिक रहा था, राइट। बट नाउ द ब्लैक मनी इज इन इकोनॉमी। अब नाउ द डिमांड इंक्रीजेस टू 100 यूनिट्स, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? 99 यूनिट्स का इंक्रीज हो गया है इन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज ए, राइट। सो डिमांड राइज हो गया। जब डिमांड राइज हुआ तो उसके साथ ऑब्वियस है कि प्राइस भी राइज होएगा, राइट। देन द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स every time a population increases in a particular economy or in a country, the living demands increase, right. There are certain living demands for the people to live, right. जब वो living demands increase होती हैं, so all over demand भी increase होती है और उतना supply नहीं होता because we have limited resources. We need to use our resources judicially. So this leads to inflation, demand pull inflation, right. Moving on to next, increase in money supply. क्लास मनी सप्लाई इंक्रीज करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो है वो हमारी गवर्नमेंट के पास है, आरबीआई के पास है, राइट। वी कैन नॉट प्रिंट नोट्स, राइट, अपनी मर्जी से। बट कई बार हम देखते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशनरी निकाल देते हैं। इन्फ्लेशनरी मतलब कि वो हमें सेविंग्स करने को नहीं कह रहे होते, वो कह रहे होते हैं कि आप सेविंग्स मत कीजिए अभी, आप अभी क्या कीजिए, कंज्यूम कीजिए। लोन सस्ते कर देते हैं, राइट। एफडीज पर या ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स गिरा देते हैं कि लोग सेव ही करना ना पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई बूस्टअप हो इन द इकोनॉमी, राइट। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आपके पास पॉकेट मनी पहले 100 थी, अब 200 हो गई है, मतलब अब हम सेव नहीं कर रहे ज़्यादा। एक तो हमारे पास पैसा इंक्रीज हो गया बिकॉज कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है इकोनॉमी में, बिजनेसेस चलने लग गए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट इज़ डिस्करेजिंग सेविंग, राइट। तो हम जितना एक्सपेंस कर रहे थे 100 में से, जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, हम उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इज़ डिस्करेजिंग सेविंग, राइट। हम कहेंगे कि 200 में से 150 खर्च ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, वैसे भी एफडीज पर रेट कहाँ मिल रहा है आजकल। सो एक्सपेंस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, और यस डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ी नहीं, इन्फ्लेशन का ये कॉज बन जाता है, राइट। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, राइट। क्लास इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्पोजेबल इनकम, इनकम का वो पार्ट होता है जो एक्सपेंसेस के लिए अलग रखा जाता है। मीन्स इनकम माइनस सेविंग इज डिस्पोजेबल इनकम, जितना पैसा खर्चने के लिए कहा गया है। जैसे 100% इनकम रिसीव होती है, उसमें से कोई पर्सन ए है, वो 70% कहता है दैट आई वुड स्पेंड एंड 30% दैट पर्सन वुड सेव, राइट। बट अब क्या हो गया, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो ये सोच रहा है दैट आई वुड स्टार्ट स्पेंडिंग 85% ऑफ माई सैलरी एंड स्टार्ट सेविंग 15%। मतलब उसका परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया, उसका परसेंटेज इंक्रीज उसकी सैलरी में नहीं हुआ, उसके परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग में हुआ। पहले वो 100 का 70 रुपये स्पेंड कर रहा था, अब वो उसी 100 रुपये की सैलरी में से 85 रुपये स्पेंड कर रहा है और 15 ही सेव कर रहा है। मीन्स क्या है, अगर उसने 70 से 85 इंक्रीज़ किया तो डिमांड इंक्रीज़ की है अपनी इकोनॉमी की, सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हुई, प्राइजेस इंक्रीज, सो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। क्लास इसका मतलब ये है जब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पर, ब्रिज बना दिए, डैम्स बना दिए, राइट, किसी एरिया को डेवलप कर दिया। जब तक एक एरिया अंडर डेवलप्ड होता है या डेवलपमेंट में नहीं आया होता,
तब तक आप देखोगे वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कम होते हैं, राइट। देयर आर नो गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ओवर देयर। बट जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करती है, उस एरिया को डेवलप कर दिया, वहाँ ब्रिजेस बना दिए, डैम्स बना दिए, इंडस्ट्रीज बना दी, सो वहाँ पर क्या हो गया, डेवलपमेंट राइज होगी। डेवलपमेंट राइज होगी तो जॉब्स इंक्रीज हो गई, जॉब्स क्रिएट करनी शुरू होगी, जॉब्स इंक्रीज होगी। जैसे ही जॉब्स इंक्रीज हुई, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होने लग गए लोगों के, डिमांड राइज हो गई। जो एरिया हमें बिल्कुल भी डिमांड नहीं दे रहा था वो हमें डिमांड देना शुरू कर दिया, and the supply is not there, so that is known as inflation. So class, moving on to next case is known as cost push inflation. यहाँ पर हमने बात की डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, अब हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब यहाँ पर कॉस्ट के पुशिंग की वजह से इन्फ्लेशन हुई है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस प्ले में या उनका कोई भी रोल नहीं था, सिर्फ कॉस्ट पुश हुआ, उससे इन्फ्लेशन हुई। Means it occurs when rise in prices is there. अब rise in prices तो है, this is normal, but that rise in prices is due to increase in cost of production. Right? Now what is class cost of production? मतलब एक बिजनेस ओनर को अपना एक यूनिट बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देयर इज दिस ए प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका 2018 में 200 रुपये था, एंड ऑब्वियसली बिजनेसेस अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, सो 20% वो ऐड करते थे, सो 200 पर 20% कम्स आउट टू 40, और कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को वो चीज़ 240 रुपये में मिल रही थी। बट इन 2020 द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस टू ₹300, एंड उस बिजनेस ओनर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं किया, दैट इज सेम 20 रुपीज़। सो अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 60, सो 300 प्लस 60 मीन्स 360। सो आप देखो 100 रुपये के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होने की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस आ गया फाइनल कंज्यूमर के MRP के ऊपर, राइट। सो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई रिमेन्स सेम और रिमेन्स फिक्स्ड, बट द rise in prices or inflation is due to just and just cost of production rise. अब क्लास हमने देखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, राइट, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे हमारे क्या बनते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो कॉजेज भी इसके वही होंगे, यस। सो फर्स्ट कॉज इज हाई वेज रेट। सो क्लास अगर हम बात करें, जो लेबर है वो डिमांड करती है कि उनकी वेजेस या जो सैलरीज हैं वो हर साल थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस मीन्स लुकिंग एज पर द इन्फ्लेशन, महंगाई को देखते देखते उस महंगाई के ऊपर क्या मिलना चाहिए उनको, एड ऑन सैलरीज और एड ऑन वेजेस, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं महंगाई पत्ता, राइट, मीन्स डियरनेस अलाउंसेस, DA। सो अब वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही है बिजनेसमैन को, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपनी पॉकेट में से तो उनको इंक्रीज्ड वेज नहीं दे रहा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्राइजेस फॉर द फाइनल कंज्यूमर। देयर इज हाई टैक्सेस। क्लास हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। अगर हम बात करें GST की, सो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो फाइनल बर्डन होता है वो किसके ऊपर होता है, द फाइनल कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस, राइट। सो वो भी किस में जाता है, वो फाइनल MRP में ऐड होता है, राइट। देयर इज थर्ड इज फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ही नहीं है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विच लीड्स विच हैज़ रॉ मटेरियल डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर्स, अगर हम बात करें पोटैटोज़ की, राइट, अगर इस साल फसल ही ख़राब हो जाती है पोटैटोज़ की, तो अगर हम बात करें कोई पाव भाजी या मसाला डोसा मेकर है, राइट, उसका रॉ मटेरियल ही उसके लिए महंगा हो गया, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो मसाला डोसा का प्राइस है वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल जो फार्मर ने उसको देना था वो फसल खराब हो गई है, और जितना भी उसका बचा कुचा पड़ा है वो उसको हायर प्राइजेस पर दे रहा है, मीन्स रॉ मटेरियल की सप्लाई रिड्यूस हो गई है। अब उससे क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्राइसेस। नाउ
देन इज हाई प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लास कई बार ऐसी एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं कि गवर्नमेंट को जो मिनिमम प्राइजेस हैं वो राइज करने पड़ते हैं, चाहे वो मिनिमम वेजेस के ऊपर हो या रॉ मटेरियल के रेट्स के ऊपर हो। सो गवर्नमेंट खुद ही क्या करती है, उनके प्राइस राइज कर देती है, राइट। अगर कोई भी अनफोर्सिन कंडीशंस हो, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई है एनवायरनमेंट में या कुछ भी ऐसा हो गया है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबके लिए इंक्रीज होगा और सबके लिए ही क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी, राइट। देन इज हाई प्रॉफिट मार्जिन। हमने अभी ये जो एग्जांपल लिया था यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन रिमेन द सेम, बट हो सकता है कि बिजनेस ओनर को जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो कह रहे हैं हमारी सैलरीज बढ़ाओ, राइट। या वो खुद ही बिजनेस ओनर चाह रहा है कि बहुत साल हो गए मैं 20% प्रॉफिट पर ही हूँ, आई हैव नॉट ग्रोन, आई हैव नॉट मेड माई प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज, सो लेट मी इंक्रीज इट टू 30%, राइट। सो बिजनेस खुद ही कह रहा है कि अब मैंने 30% पर ही 30% प्रॉफिट पर ही अपना सामान बेचना है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। सो ये भी क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी सो इन्फ्लेशन राइज होगी। So class, this was just the basic concept of inflation. This next topics would be covered in the part number 2, which would be given to you shortly.